डीजी कोकनी ट्यूटोरियल्स। बच्चों कैसे हो? ठीक हो? चलो आज हम लेने वाले 8th मैथ्स का चैप्टर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर 3 प्रैक्टिस सेट 12.2। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। तो उन्होंने क्या दिया है, जो माँ की उम्र 25 ईयर्स है और उसके सन से ज़्यादा, और सन की एज निकालनी आफ्टर 8 ईयर्स यानी 8 साल के बाद, और रेशियो क्या है 4/9। तो पहले तो आपको पता नहीं सन की एज कितनी है, तो क्या करो, पहले लेट x बी द एज ऑफ सन। ओके, x सन की एज माने तो क्या होगा, हिज मदर्स एज कितनी होगी, x माना है ना, तो 25 years। अब सॉरी, हिज मदर एल्डर देन हिज सन, सॉरी हर सन बाय 25, यानी 25 से बड़ी, तो इसका मतलब x + 25 इतनी मदर की एज आएगी। तो उन्होंने क्या बोला है, सन की एज निकालनी कब, आफ्टर 8 years। तो आफ्टर 8 years एज ऑफ सन इज इक्वल टू x + 8 and age of his mother x + 25 + 8, that is x + 33। ओके, तो उन्होंने रेशियो दिया है 4/9। ओके, तो रेशियो निकालो, एज ऑफ सन डिवाइड एज ऑफ मदर। ओके, रेशियो दिया है कितना है, 4/9। तो देखो एज ऑफ सन कितना है, x + 8, एज ऑफ मदर x + 33, रेशियो कितना है 4/9। तो ये आगे का आपको पता है कैसे सॉल्व करना। 9 डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 9x + 8, 4 × x + 33। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9x + 9 8 जा 72, 4 × x 4x + 4 3 जा 12, कैरी ऑन, 4 3 जा 12 and 13। तो 72 प्लस है, वहाँ पे लेके जाओ, 4x है यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 72 वहाँ पे जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। तो 9x - 4x दैट इज 5x, 132 - 72, तो कितना होगा, 60 years। ओके, 60 years। तो 5 मल्टीप्लाई वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगी। क्या है, 12 आएगी। तो क्या निकालना था हमें, फाइंड सन्स एज। तो सन की एज स्टार्टिंग में कितनी है, 12। ओके, आफ्टर 8 years कितने होगी, 20। तो उस तरह मदर की एज भी बढ़ सकती है, पर लेकिन उन्होंने खाली सन की एज पूछी, इसलिए 12 years है। जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है, 12 years। तो इस तरह नीचे वर्डिंग भी लिख सकते हो, द एज ऑफ सन इज 12 years। ओके, तो इस तरह लिख सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए fraction is greater than its numerator by 12 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2। find the fraction। तो पता नहीं हमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। पहले क्या करो, कंसीडर बोल सकते हो, लेट x बी द न्यूमरेटर। ओके, x को हमने न्यूमरेटर माना, तो डिनोमिनेटर क्या बोला है उन्होंने, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा,
न्यूमरेटर से 12 से ज़्यादा है तो x प्लस 12। ओके, ये गिवन दिया है ना, उसके हिसाब से हमने किया है, जो भी गिवन दिया है उसके हिसाब से। सो इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो न्यूमरेटर को क्या करना है, फ्रॉम गिवन कंडीशन न्यूमरेटर x से माइनस किया तो x माइनस 2, सॉरी 2 से माइनस किया तो x माइनस 2, एंड डिनोमिनेटर किससे इंक्रीज बाय 7, तो x प्लस 2 प्लस 7, ये वो हमारा न्यूमरेटर, ये वो हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो पता चला, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 2 प्लस 7 दैट इज 9। ओके, 12 है ना, तो 12 प्लस 7 दैट इज 19, ये हुआ डिनोमिनेटर। ओके, तो ओके, सो x प्लस 19, अभी रेशियो दिया है उन्होंने, ये न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19, रेशियो क्या दिया है उन्होंने, 1/2, तो ये हुआ 1/2। सेम सॉल्व करना है, यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इक्वल साइड में डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो उस तरह क्या होगा, 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया नहीं किया तो भी चलता है, तो x प्लस 19। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x 2 टू दा 4, x प्लस 19, तो x वाली टर्म एक साथ में लेके आओ, ये प्लस x से यहाँ पे आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस 4 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो 2 में से एक x जाएगा तो x ही बचेगा, 19 प्लस दैट इज 23। सो x को क्या माना था हमने, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या होगा 23। उन्होंने क्या निकाला है, सॉरी क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो फ्रैक्शन निकालना है ना हमें, तो x 23 होगा और डिनोमिनेटर उससे 12 से ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ये हुआ x इज इक्वल टू 23 इज द न्यूमरेटर, और इसमें 12 बढ़ाओ तो x प्लस 12, सॉरी 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 25 इज द डिनोमिनेटर। तो रेशियो क्या होगा, x न्यूमरेटर क्या है 23, डिनोमिनेटर क्या है 23 प्लस 12 दैट इज 35, ये हुआ रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। तो ये सब मतलब फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर, तो इस तरह 23/35 है आंसर है। ओके, तो इस तरह करना पड़ता है, अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया तो हमें पहले कंसिडर करके फिर जो गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें पुट करना पड़ता है, फाइनली हमें एक इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करो, उसमें से जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकलेगी, और फिर उन्होंने जो फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइंड करना होता है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, जिंक in brass is 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensils weighing 700 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का वेट और जिंक का वेट 13:7 रेशियो में दिया है। ब्रास किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक से, कॉपर एंड जिंक से ब्रास बनता है, तो ब्रास बनाने के लिए कॉपर और जिंक लिया तो उसका रेशियो था 13:7। तो जिंक का जो वेट है ब्रास में वो 700 ग्राम है। ओके, तो ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, लेट x बी द weights let as per given बोलो, as per given ratio of
13/7 and let x be the weight. अगर x को वेट माना है तो इनका रेशियो कैसे लिख सकते हो हम 13x/7x, यानी 13x is the weight of copper and 7x is the weight of zinc. तो ये कंडीशन दी, तो हमें क्या करना है, वेट जिंक का निकालना है। पहले तो हमें ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। H2 दिया है ना, और उन्होंने इन ए ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम बोला है। तो टोटल वेट कितना होगा, ओके कैसे आया 13x H2 7x है, तो टोटल वेट कितना होगा, दोनों का एडिशन करके 13 + 7 दैट इज 20x। तो टोटल ब्रास का वेट कितना दिया है उन्होंने 700, तो इस तरह 700 लिखा। अब ये 20 मल्टीप्लाई तो वहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 35 आएगा। x जो वेट हमें पता नहीं था वो वेट कितना है 35। अभी ये 35 आया, तो x जिंक का वेट कितना कंसीडर किया हमने 7x। ओके, तो 7x में x की वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया तो कितना आया 245 ग्राम। किसकी वैल्यू आई, x की। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, द वेट ऑफ जिंक इज 245 ग्राम। ओके, तो इस तरह सॉल्व करना था। कुछ प्रॉब्लम आसान होते जैसे लेंदी थे, ये आसान था पर लेकिन पुट करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने क्या कंडीशन दी उसके हिसाब से हमें वो पुट करके वो सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अभी नेक्स्ट है फाइंड 3 ओके, सो फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। यहाँ पे देखो बुक में कंसेक्यूटिव की स्पेलिंग रॉन्ग दी है, वो करेक्ट कर लो। कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, होल sum is more than 45, okay, but देखो whose sum is more than 45 but less than 54। okay, यहाँ पे क्या होता है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म दी, तो क्या करेंगे हम x - 1 x and x + 1 are the 3 consecutive terms। ओके, सो क्यों ऐसा किया, कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, लगातार आने वाले नंबर्स। x - 1 यानी एक नंबर है, उसके पहले एक नंबर, x + 1 यानी उसके बाद वाला नंबर। तो इस तरह 3 नंबर्स हमने कंसीडर किया, हमें नंबर पता नहीं, उन्होंने बोला है इन 45 एंड 54 इनके सम करने के बाद जो नंबर आता है उसके बिटवीन नंबर जो होते हैं वो निकालने, यानी x की वैल्यू निकाल के हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, अभी 3 टर्म्स हमने कंसीडर की, फिर तीनों के एडिशन करनी पड़ेगी, सम बोला है ना, तो इसका मतलब x - 1 + x + x + 1। ओके, तो इस तरह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 45, whose sum is more than 45, 45 इससे ज्यादा है, तो हमें सम 45 लेने के बाद समझ में आएगा उस नंबर से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो x + x + x क्या होगा 3x, यहाँ पे +-1 0 होगा, यहाँ पे 45 आएगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इसका डिवीजन करें तो कितना आएगा 4 4 5 50, तो x की वैल्यू आई 50। कब, जब वो 45 से ज़्यादा है तब। अभी दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे केस 1 बोल सकते हैं, केस 2 बोल सकते हैं, और सेकेंड क्या कंडीशन दी उन्होंने, x
-1 + x + 1 = 54 से कम, 54 से कम। तो फिर -1 + 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, x + x + x दैट इज 3x = 54। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, कितना आएगा 5 × 5 सॉरी 3 × 3 2 बचे 24 3 8 जा 24। देखो ये जो दिए हुए नंबर है, जो कंसेक्यूटिव 3 नंबर से वो 15 से ज़्यादा होंगे, 18 से कम होंगे। ओके, तो इस तरह 15 से ज़्यादा वाला नंबर कौन सा होता है, 16 और 17 भी। ओके, तो इन बिटवीन नंबर होंगे ना, सो देयरफॉर द नंबर्स विल बी 16 और 17, कौन सा भी हो सकता है। 15 से ज्यादा वाला नंबर 16 भी है, 17 भी है, और 18 से कम वाला नंबर जो 15 से ज्यादा होगा पर 18 से कम होगा वो 16 और 17। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, फॉर x = 16, अगर 60 x की वैल्यू अगर 16 करते हैं तो क्या होगा, x - 1 यानी 16 - 1 दैट इज 50, x दैट इज 16 और x + 1 दैट इज 16 + 1 दैट इज 17। तो नंबर कौन से आएंगे, लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 15 16 17। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर 16 लिया तो एक केस यहाँ पे ठीक है, केस यहाँ पे, और यहाँ पे ये कंडीशन है 16 और 17। और फॉर x = 17 लिया तो क्या होगा, x - 1 17 - 1 दैट इज 16, x लिया 17 x + 1 दैट इज 17 + 1 दैट इज 18। तो देयरफॉर जो लगातार टर्म आने वाली है कौन सी है, 16 17 18। तो इस तरह जो 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर उन्होंने दिया है उसके हिसाब से जो 45 और 54 के उनकी सम है, उनके बिटवीन होना चाहिए। ऐसे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 16 भी आ सकता है और 17 भी आ सकता है। अगर हमने 16 लिया तो 15 16 17 ये टर्म्स होंगी, अगर हमने 17 लिया तो 16 17 18 ऐसे 3 टर्म्स होंगी। तो इस तरह ये 2 आंसर पॉसिबल है, 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, थैंक यू।